गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज की लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएससी प्री फिजिक्स के अंदर बात कर रहे थे हम इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। पेपर नंबर 4 था, ठीक है ना। अपने पास पेपर नंबर कितना है? 4 है। और यूनिट 2 को हम आज डिस्कस करेंगे। आपने कहा था कि हमारा जो यूनिट 2 है उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे, तो आज हम उन टॉपिकों को रिवाइज़ करवाएंगे, ठीक है। और किसी को भी यदि कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी और कोई टॉपिक जो रह गया हो या और कोई नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और मुझे बता दीजिएगा कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो आज हम शुरू करेंगे मल्टी वाइब्रेटर। बस ये 2 दिन चलेगा टॉपिक। एक दिन हम इसका एक पार्ट पढ़ेंगे और दूसरे दिन हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से है। जो हमारा सिलेबस है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर देखिए, ये है मल्टी वाइब्रेटर। यूनिट नंबर जो सेकंड आपको दिख रही है, ये यूनिट नंबर सेकंड के अंदर मल्टी वाइब्रेटर। और मल्टी वाइब्रेटर में आपको 2 दे रखे हैं, मोनोस्टेबल और स्टेबल, ठीक है ना। बस इतना ही है। कंपरेटर अलग है, स्क्वायर वेव और ट्रायंगल वेव जनरेशन हम अलग पढ़ेंगे। तो मल्टी वाइब्रेटर के वैसे 3 टाइप होते हैं। यहाँ पर आपको मोनोस्टेबल और स्टेबल पढ़ना है, तो अपन यहाँ पर केवल मोनोस्टेबल और स्टेबल पढ़ेंगे। हम टाइप को पढ़ लेते हैं, लेकिन तो हमारे पास जो है मल्टी वाइब्रेटर, उसका हम मल्टी वाइब्रेटर को डिस्कस करेंगे आज। तो मल्टी वाइब्रेटर की डेफिनेशन देखेंगे, मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है। तो मल्टी वाइब्रेटर आर बेसिकली 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अब थोड़ी समस्या ये भी रहेगी, हमने एम्पलीफायर यानी कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट थी उसको डिस्कस नहीं किया है, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले आपने बीएससी सेकंड ईयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एम्पलीफायर पढ़ा होगा। इसमें आपने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर भी पढ़ा है विद पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? विद पॉजिटिव फीडबैक। फीडबैक हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ पर हम केवल यूज़ कर रहे हैं केवल और केवल पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन एम्पलीफायर टू द इनपुट ऑफ अदर। यानी कि एक एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो दूसरे के इनपुट की तरह, और दूसरे का इनपुट है वो पहले के आउटपुट की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। एंड अदर द अमाउंट ऑफ फीडबैक so adjust that while one unit conduct to saturation on state, ये ऐसे कोष्टक के अंदर है, ठीक है ना, ऑन स्टेट, एंड द अदर यूनिट स्टॉप कंडक्टिंग ऑफ स्टेट। ये ऑफ स्टेट वो वाली ऑफ नहीं है, ये वाली ऑफ है, डबल ऑफ, बंद वाली ऑफ स्टेट, एंड वाइस वर्सा। तो इसमें क्या रहता है कि हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर मान सकते हैं या 2 आरसी कपल्ड एम्पलीफायर मान सकते हैं। तो एक क्या रहेगा? ऑफ अवस्था में रहता है, एक क्या रहता है? ऑन अवस्था में रहता है। इस तरह से क्या करते हैं, ये वर्किंग करते हैं, प्रोसेस, इनकी वर्किंग प्रोसेस होती है। हालांकि यहाँ पर हम सारी वर्किंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर आर 3 टाइप्स। पहला है हमारे पास स्टेबल, हमारे पास है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दूसरा हमारे पास है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और तीसरा है हमारे पास, जो गलत छप गया है, ये है बाई स्टेबल। ये जो इन है इसकी जगह आएगा बी और आई, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये जो तीसरा है वो सिलेबस में नहीं है, ये जो 2 हैं वो सिलेबस में है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो 2 सिलेबस में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की हम बात करते हैं। तो देखिए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्री रनिंग एंड रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर। तो इसके जो नाम है वो हम इस तरह से भी आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ले कि आप इसमें रिलैक्सेशन मल्टी वाइब्रेटर बताइए, ऑक्सीलेटर बताइए, या फ्री रनिंग रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर बताइए, तो आपको ये स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को लिखना है। इट हैज़ नो स्टेबल स्टेट। इसके पास कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, लेकिन क्वास की स्टेबल स्टेट होती हैं, वो भी 2 प्रकार की।
इसमें लिखा है इट हैज़ नो स्टेबल स्टेट बट ओनली 2 क्वासी स्टेबल स्टेट। तो ये हमारे पास 2 स्टेट हैं इसकी, विच इज़ कीप ऑक्सीलेटिंग कंटिन्यूसली, और जो कि हमारे पास क्या रहेंगी, कंटिन्यूस रहेंगी। ऑफ इट इज ऑन अकॉर्ड विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्सटेंशन। ठीक है। इन दिस सर्किट नाइदर ऑफ 2 ट्रांजिस्टर रीच ए स्टेबल स्टेट वाई वैन वन इज ऑन एंड अदर इज ऑफ। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास जो 2 ट्रांजिस्टर हैं वो दोनों एक साथ स्टेबल स्टेट प्राप्त नहीं कर पाते। एक यदि ऑन अवस्था में है तो दूसरा क्या रहेगा, ऑफ, और जब दूसरा ऑन रहता है तो पहला क्या रहता है, ऑफ। एंड दे कंटिन्यूसली स्विच्ड बैक एंड फोर्थ एट द रेट डिपेंडिंग ऑन द टाइम कांस्टेंट आरसी इन द सर्किट। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ चेंज होते रहते हैं, एक ऑफ एक ऑन, एक ऑफ एक ऑन, ऐसे चलेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम कांस्टेंट, और जो कैपेसिटर होता है इनकी चार्जिंग होने की टाइम होती है, वो चार्जिंग होंगे, जितने समय वो चार्जिंग लेने में लगाते हैं इतने समय वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ चेंज हो जाते हैं। जो पहले ऑफ था वो ऑन हो जाएगा, ऑन था ऑफ हो जाता है, इस तरह चलता है। मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको उसकी प्रोसेस बताऊंगा। आपको थ्योरी ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से थ्योरी आराम से उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको थ्योरी प्रोवाइड करवा दूंगा, डायग्राम भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तब तो आपको सर्किट बनाता हूँ, पढ़ा देता हूँ, आप बोलते सर थ्योरी नहीं है ना। हैंस इट इज़ ऑक्सीलेट एंड कहाँ था मैं, हाँ, कंटिन्यूसली स्विच बैक एंड फोर्थ एट रेट डिपेंडिंग ऑन द टाइम आरसी कांस्टेंट इन द सर्किट। तो ये जो हमारे पास आरसी सर्किट है उसके टाइम डिपेंडेंस पे डिपेंड करता है। विशेषकर जो टाइम डिपेंडिंग है वो केवल कैपेसिटर पे डिपेंड करती है, कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज हो रहा है, फुल हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होती है। हैंस इट ऑक्सीलेट एंड प्रोड्यूस पल्स ऑफ सर्टेन मार्क टू स्पेस रेशियो। Moreover, 2 outputs 180 degree out phase with each other are available. It has 2 energy stores element that is 2 capacitors. देखो यहाँ पर जो हमें फेज चेंज चाहिए होती है, तो फेज चेंज के लिए हमने यहाँ पर जो फेज चेंज होती है इसमें 180 डिग्री होती है एक ऑक्सीलेटर, एक ट्रांजिस्टर के कारण, और हम इसी शेप को वापस प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर हैं, तो एक का फेज चेंज 180 डिग्री होगा, दूसरे का रहेगा 180 डिग्री का, टोटल जो फेज है वो 360 डिग्री का होगा। इसका मतलब जैसा हमने इनपुट दिया उसी फेज में हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक। और आपको पता होना चाहिए जब भी आप फेज चेंज के लिए 180 डिग्री का यूज़ कर रहे हो तो आपको कॉमन इमीटर का उपयोग करना होता है। कलेक्टर और जब बेस कॉमन करते हैं तो उसमें कोई फेज चेंज नहीं होता, केवल फेज चेंज होता है तो कॉमन इमीटर के अंदर होता है। तो हम यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे वो कॉमन इमीटर की फॉर्म में करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। तो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या है कि यहाँ पर केवल आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो पहला पैराग्राफ लिखा है ना इसको आपको रीड करना है, इसी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसको फ्री रनिंग रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर बोला जाता है। दूसरा, यहाँ पर कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, लेकिन 2 क्वासी स्टेबल स्टेट होती, ये ध्यान रखें। और ये कंटिन्यूसली अपने आप को चेंज करता है ऑन ऑफ। वैसे स्टेबल भी चेंज करता है और मोनोस्टेबल भी चेंज करता है, उनकी स्टेट्स का फ़र्क पड़ता है कि स्टेट क्या क्या है। नेक्स्ट देखिए मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इट कैन बी, पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आप जो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है इसको आप बोल सकते हो सिंगल शॉट और सिंगल स्विंग और 1 शॉट मल्टीवाइब्रेटर, इसके कई नाम, ठीक है ना। क्या क्या बोलते हैं इसको, सिंगल शॉट, सिंगल स्विंग और 1 शॉट मल्टीवाइब्रेटर, और इसको डिले मल्टीवाइब्रेटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिले मल्टीवाइब्रेटर। इसके 3-4 नाम हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो पीछे आपने देखा था कि स्टेट की बात होती है, केवल स्टेट के नाम से ही ये होते हैं। जो एस्टेबल है या फिर हम स्टेबल बोले हैं उसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, जबकि जो मोनोस्टेबल है उसमें हमारे पास एक तो होती है स्टेबल स्टेट और एक होती है क्वासी स्टेबल स्टेट। उसमें 2 क्वासी स्टेबल स्टेट थी, तो आप कह सकते हो इसमें रहेगी 1 एब्सोल्युटली स्टेट
या स्टेबल स्टेट्स, एंड जो सेकंड रहेगी वो रहेगी 1 क्वासी स्टेबल स्टेट्स, क्वासी स्टेबल स्टेट्स, एंड इट कैन बी स्विच्ड टू क्वासी स्टेबल स्टेट बाय एक्सटर्नल ट्रिगर। और ये जो क्वासी स्टेबल स्टेट है वो हम एक्सटर्नल ट्रिगर के पल्स के साथ इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है, स्विच करेंगे। रिटर्न टू द स्टेबल कंडीशन आफ्टर ए टाइम डिले डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सर्किट components. It supplies a single output pulse of desired during of every input trigger pulse. Since monostable multivibrate proceed procedure as a single output pulse for each input trigger pulse and is generally called one shot multivibrator. मैंने बोला था, तो इसमें हमारे पास जो इनपुट होगा वो केवल क्या रहेगा, सिंगल। इसमें क्या रहेगा, सिंगल इनपुट, और जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसको हम ट्रिगर करेंगे एक एक्सटर्नल ट्रिगर के साथ या एक्सटर्नल पल्स के साथ। जबकि जो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है उसमें दोनों इनपुट एक दूसरे के जो ट्रांजिस्टर है उन्हीं से प्राप्त हो जाता है, ये उन्हीं से हम लगा पाते हैं। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग है, एक को हम इनपुट देंगे और एक को हम अलग से ट्रिगर करेंगे, इसलिए इसको वन शॉट भी बोलते हैं, वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर बोलते हैं। एंड इट हैज़ वन एनर्जी एलिमेंट दैट इज़ वन कैपेसिटर। तो जो एनर्जी एलिमेंट है, एनर्जी एलिमेंट केवल हमारे पास कैपेसिटर होता है, तो एनर्जी एलिमेंट जो है वो एक रहेगा और एक रखने के लिए हमें एक कैपेसिटर की यूज़ करनी पड़ेगी। जबकि स्टेबल में आप एनर्जी स्टेट जो होती हैं, इट हैज़ 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पर 2 एनर्जी स्टोर डिवाइस होंगी जिसका नाम जिनको हम ले रहे हैं 2 कैपेसिटर की फॉर्म में। ये हमारे पास स्टेबल, मोनोस्टेबल, और एक हमारे पास है बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो बाई स्टेबल में क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्स जॉर्डन और फ्लिप फ्लॉप मल्टीवाइब्रेटर। इलेस जॉर्डन और फ्लिप फ्लॉप मल्टीवाइब्रेटर। इट हैज़ 2 एब्सोल्युटली स्टेबल स्टेट। तो देखो इसमें 2 स्टेट कौन सी रहेंगी, स्टेबल स्टेट रहेंगी। पहले में कोई सी नहीं थी, केवल 2 क्वासी स्टेबल थी। दूसरे में एक क्वासी एक स्टेबल स्टेट थी, यहाँ पर दोनों ही स्टेबल स्टेट है। इट कैन रिमेनिंग इन आइदर ऑफ दिस 2 स्टेट्स अनलेस एन एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स स्विच्ड इट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। तो यहाँ पर 2 स्टेबल स्टेट है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, बाहर से ट्रिगर करेंगे, ऑटो ट्रिगर नहीं होंगी। या फिर हम बोलें कि यहाँ पर फीडबैक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, उसमें हमें फीडबैक की आवश्यकता होगी। एंड दस pulse is used to generate half cyclic of square wave and other pulse to generate the next half cyclic of square wave। यानी कि जो वेव जनरेट होगी उसमें आधा एक ट्रांजिस्टर करेगा, आधा एक ट्रांजिस्टर करेगा। ऑब्वियसली इट डज नॉट ऑक्सीलेट, तो ये ऑक्सीलेट नहीं करेंगे। ऑक्सीलेट का मतलब होता है कि अपने आप जो सर्किट चलता है या जो सर्किट है उसमें फीडबैक ही हो, दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर 2 फीडबैक लगाए गए हों और दोनों फीडबैक एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है। यहाँ पर हमारे पास कोई फीडबैक नहीं, आउटर ट्रिगर होता है, इसलिए ये जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, या हम बोले कि ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव नहीं करेंगे, नॉट ऑक्सीलेटर। ओके, इट हैज़ नो एनर्जी स्टोर्ड एलिमेंट। और यहाँ पर हमारे पास देखो, जब 2 क्वासी स्टेबल होती हैं तो हम 2 कैपेसिटर लगाते हैं, जब एक क्वासी स्टेबल होती है तो हम एक कैपेसिटर लगाते हैं, और जब एक भी नहीं होती तो हम एक भी एलिमेंट कैपेसिटर या एक भी कैपेसिटर यूज़ नहीं करते। एंड इट इज़ नोन एज फ्लिप फ्लॉप मल्टीवाइब्रेटर बिकॉज ऑफ द 2 पॉसिबल स्टेट्स इट कैन अज्यूम। तो ये हमारे पास करेगा फ्लिप फ्लॉप भी। वैसे आप देखा जाए जैसे फ्लिप फ्लॉप काम करता है, मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया था, तो फ्लिप फ्लॉप क्या काम आता है, फ्लिप फ्लॉप काम आता है एक बिट स्टोर करने के लिए, एक बिट स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं कि इसका जो यूज़ होगा वो स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। कई बार इसका उपयोग फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो साइन और कोस वेव है उसको हम साटूथ जनरेटर के रूप में भी काम ले सकते हैं, यानी कि आरादंती हमारे पास जो आउटपुट मिलता है उसके लिए भी काम में लेते हैं। और इसको हम स्क्वायर वेव और पल्स जनरेट के लिए भी काम में लेते हैं, टीवी के अंदर काम में लेते हैं, रडार के अंदर काम में लेते हैं, मेमोरी एलिमेंट में कंप्यूटर के अंदर इसको काम में लिया था। तो देखो, जब ये फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करेगा इसका मतलब आप इसको मेमोरी एलिमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं।
यदि आपसे यूज़ पूछे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, वैसे पूछता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के अंदर काम आता है, शॉर्ट टूथ जनरेटर के लिए काम आता है। शॉर्ट टूथ का मतलब है आरा दंती जो होती है ना, आरा शेप होती है, ऐसे हमारे पास इस तरह से जो होगी इसको बोलते हैं आरा शेप। इस तरह की वेव जनरेट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। स्क्वायर वेव काम में लिए जाते हैं, पल्स जनरेट करने के लिए काम में ली जाती हैं, और हमारे पास रडार के अंदर, टीवी के अंदर और मेमोरी एलिमेंट कंप्यूटर के अंदर काम में ली जाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की। तो देखिए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर क्या है, फिगर 5.20 देखो यहाँ पर 5.20 दे रखा है। सर्किट के अंदर, या हम बोलें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सर्किट ही इम्पोर्टेंट होता है। सर्किट समझ में आता है तो सब कुछ समझ में आता है, और सर्किट समझ नहीं आता तो मतलब कुछ भी नहीं आता। तो इसको हम समझेंगे, सर्किट को समझेंगे पढ़ा। थ्योरी आपको मैं लिख रखी है, आपको समझा भी दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको उतार लेंगे। द सर्किट ऑफ सिमेट्रिकल कलेक्टर कपल्ड स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग टू सिमिलर ट्रांजिस्टर। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो सेम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। इट इन फैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो यहाँ पर देखो कॉमन इमीटर लिया गया है, रीज़न क्योंकि हमें फेज चाहिए 180 डिग्री का, और 180 डिग्री का फेज केवल और केवल कॉमन इमीटर देता है, इसके अलावा बेस और कलेक्टर नहीं देता, उनका जो फेज चेंज होता है वो जीरो होता है। ईच प्रोवाइडिंग ए फीडबैक टू द अदर, साथ में जो फीडबैक होगा वो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है, टू क्वासी स्टेबल स्टेट है, इसलिए द फीडबैक इज़ पॉजिटिव। ये हमने मल्टी वाइब्रेटर की डेफिनेशन पढ़ा था कि जो फीडबैक होगा वो पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं ले रहे, बिकॉज ऑफ 180 डिग्री फेज शिफ्ट इन द ईच स्टेट। ओके, एंड द फीडबैक रेशियो इज यूनिट, और जो फीडबैक का रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, इकाई होना चाहिए, एक होना चाहिए। हैंस द सर्किट ऑक्सीलेट, जब सर्किट क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, अदरवाइज सर्किट ऑक्सीलेट नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिग्नल द ट्रांजिस्टर आर ड्राइव आइदर टू सेचुरेशन और कट ऑफ, यानी कि हम फीडबैक सर्किट के द्वारा ही ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन में और कट ऑफ रीजन में क्या करेंगे, लेके जाएंगे। दे डू नॉट वर्क ऑन द देयर लीनियर रीजन ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर लीनियर रीजन में काम नहीं करेगा, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है वो सेचुरेशन रीजन में और कट ऑफ रीजन में ही काम करेगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम पे पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक VCC लिया है, ठीक है। एस हमारे पास यहाँ पर एक स्विच है जो प्रोवाइड करेगा RL1, R2, R1 और RL2 को VCC यानी कि हाई वोल्टेज। यहाँ पर आपके पास ये जो है ये ग्राउंड किए गए हैं, यानी कि आपको यहाँ पर कॉमन इमीटर लिखा है। देखो ये जो इमीटर है या ये ई वाला पार्ट है, इसको हमने कॉमन किया, तो ये कॉमन कलेक्टर है। तो हमें 2 ट्रांजिस्टर चाहिए जो कि हमने लिखा है, पहला Q1 है, दूसरा कितना है, Q2 है, ठीक है। दोनों ट्रांजिस्टरों के जो बेस हैं वो फीडबैक से जोड़ते हैं। तो हमने इस Q2 का जो फीडबैक दिया है वो पॉइंट A से जोड़ा है और उसके बीच में एक सर्किट लगाया है। हमने ये भी पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती तो हमारे पास 2 एनर्जी एलिमेंट होते हैं। देखो ये मैं आपको डेफिनेशन पे दोबारा लेके जाता हूँ। यहाँ पर 2 कैपेसिटर होंगे, रीज़न क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है। 2 क्या है, क्वासी स्टेबल स्टेट है, और इसके लिए अपन को एक स्टेबल, क्वासी स्टेबल के लिए एक कैपेसिटर चाहिए, 2 है तो 2 चाहिए, ठीक है। ये देखो सिंपल, यहाँ पर हमने लोड रेजिस्टेंस RL1 लगाया, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL2 लगाया, और R2 और R1 इसलिए लगाया है क्योंकि ये कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, ठीक। यहाँ पर हमने जो Q1 है उसको जोड़ा है यहाँ पर इसके फीडबैक पर, इससे फीडबैक दिया है, और ये जो ट्रांजिस्टर है इससे हमने इसको क्या दिया है, फीडबैक दिया। इससे क्या होगा, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, और जब ये ऑफ होगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब ये प्रोसेस कैसे होती है ऑन ऑफ की, बस आपको ये समझना है और यही एग्ज़ाम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ सबको। देखिए सबसे पहले हम स्विच को ऑन करेंगे। यहाँ से ऑन करते ही आपके पास जो VCC है
वो सब जगह आपको मिलेगी, RL1 पर भी, R2 पर भी, R1 पर भी, RL2 पर भी। ठीक है, तो इसको अपन को क्या करना होता है, किसी एक साइड से शुरू करेंगे। तो हमने माना कि इस साइड से हमारे पास वोल्टेज आ रही है, यहाँ पर RL1 के अंदर से जब करंट फ्लो होगी तो इसमें करंट धीरे धीरे ड्रॉप होने लग जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक के ऊपर जो करंट है बिल्कुल ड्रॉप हो चुकी होगी, यानी कि ज़ीरो चली जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज़ीरो है। जब यहाँ पर ज़ीरो है तो ये ज़ीरो जाएगा यहाँ पर, और आपको पता है जब ये ज़ीरो होगा तो ये किस में चला जाएगा, ऑफ स्टेट में, और ये किस में रहेगा, ऑन स्टेट। ठीक, या फिर हम ये सिंपली कह सकते हैं कि देखो जब एक के ऊपर वोल्टेज मिल रही है, ठीक है ना, तो Q1 क्या रहेगा, यदि मान लेते हैं Q1 सेचुरेशन रीजन में, Q1 किस में है, सेचुरेशन रीजन में है, तो क्या रहेगा, जो VCC है वो ड्रॉप होगी RL1 के थ्रू, और जो VCC है वो जब 0 वोल्ट हो जाएगी तो आपके पास जो पॉइंट A है उस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर। जब ये सेचुरेशन रीजन में है, ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे ड्रॉप होकर के ये पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जैसे ये 0 होगा तो यहाँ आपको 0 मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑफ। तो सेचुरेशन का मतलब होता है ऑन स्टेट, तो ये ऑन में रहेगा, तो किसमें हो जाएगा, ऑफ। अब देखो अब टाइमिंग कैसे लगेगी, जब ये, एक बार मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर 0 पोटेंशियल था, ये 0 पोटेंशियल यहाँ पहुँचा तो ये ऑफ हो गया। ऑफ होते ही R1 और जो RL2 है वो काम नहीं कर रहे फिलहाल। क्या काम करेगा, R2 काम करेगा, ये वाला, और R2 के थ्रू आपके पास यहाँ पर वोल्टेज आएगी, और जो ये सर्किट है, सॉरी ये का जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे चार्ज होना शुरू कर देगा। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। या आप इसको मान सकते हो नेगेटिव, ये 0 हो गया है तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कैपेसिटर चार्ज होगा। तो चार्ज होने की कुछ टाइमिंग होती है, जिस टाइम में ये क्या हो जाता है, कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा। जब ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा, जब ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल फिर से बढ़ जाएगी, और ये पोटेंशियल बढ़ेगी तो ये पोटेंशियल यहाँ पहुँचेगी, और यहाँ पर कितना मिलेगा, 1। 1 का मतलब ये चला जाएगा सेचुरेशन रीजन में। अब ये जब सेचुरेशन रीजन में चला गया तो अब की बार जो वोल्टेज इधर से आई थी वो RL2 के कोरस्पॉन्डिंग गिरने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। डिक्रीज होगी तो पॉइंट बी पर आपको पोटेंशियल फिर 0 मिलेगा, 0 मिलने पर यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो ये तो सेचुरेशन रीजन में चला गया था, एक के कारण, एक हो गया था ना यहाँ पर, तो ये हो गया ऑन अवस्था में, और ये हो गया ऑफ अवस्था में। फिर क्या होगा, आपके पास RL1 और R2 के अंदर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, या कोई वोल्टेज नहीं जाएगी। अब R1 के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास जो C1 है वो चार्ज होना शुरू कर देगा। इसकी कुछ टाइमिंग होगी, ठीक है ना, इसकी कुछ टाइमिंग होगी। वैसे आपको बता दूँ C1 और C2 जो हैं वो लगभग 100 माइक्रोफेरेड के होते हैं, 100 माइक्रोफेरेड के होते हैं, और लोड रेजिस्टेंस जो हैं वो 1-1 किलो ओम के लगाए जाते हैं, और जो अपने पास R1 R2 हैं वो लगभग 15 किलो ओम के लगभग लगाए जाते हैं। तो इस तरह रहता है ये। तो यहाँ पर देखो अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग वोल्टेज आएगी, ये चार्ज होगा क्योंकि यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, तो ये चार्ज होना शुरू कर देगा। जितने टाइम में चार्ज होगा उतने टाइम तक तो ये तो रहेगा ऑन, और ये रहेगा ऑफ, ये वाला। फिर जैसे यहाँ पर ये फुल चार्ज होगा तो आपको ये प्रोवाइड करवाएगा, यहाँ पर 1 प्रोवाइड करवा देगा, और 1 प्रोवाइड करवाता ही ये सेचुरेशन रीजन में, और पहले वाली स्थिति फिर आ जाएगी। इस तरह से ये कंडीशन जो है चलती रहती है। अब इस तरह से कंडीशन जो चलती है इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटिंग, या ऑक्सीलेटर हो रहे हैं ये इसकी प्रोसेस है। आप इसमें प्रोसेस पढ़ना चाहो तो प्रोसेस पढ़ सकते हैं, जो मैंने बोला है वही मैंने लिखा है इसमें, ठीक है। तो देखिए सर्किट ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है। द सर्किट ऑपरेशन वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड इफ द रिमेंबर्ड दैट ड्यू टू फीडबैक। तो पहली पोजीशन क्या है, व्हेन Q1 इज ऑन देन Q2 ऑफ। तो आपको देखा सकते हैं, इसको भी साफ कर देता हूँ। देखो जब Q1 ऑन होगा तो Q2 ऑफ होगा, ऐसा बोला इसने। और दूसरा है जब Q2 ऑफ ऑन होगा तो Q1 ऑफ होगा, यानी कि ये ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा। सेम उल्टा प्रोसेस चलता है। व्हेन द पावर इज स्विच्ड बाय द क्लोजिंग
एस, एस क्या है, की है, कुंजी है। जब आप इसको एस को क्लोज करोगे तो यहाँ पर पावर सप्लाई शुरू हो जाती है। वन ऑफ द ट्रांजिस्टर विल बी सैचुरेशन कंडक्टिंग बिफोर द आफ्टर स्लाइटली फास्टर देन द अदर। इट इज़ सो बिकॉज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नो टू similar transistor can be exactly alike. Suppose that Q1 start conducting before Q2 does. The feedback system is such that Q1 will be very rapidly drive to saturation and Q2 cut off. कुल मिला के बात यह है कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पास दोनों ट्रांजिस्टर हैं, वो एक साथ क्या नहीं हो पाते, सैचुरेशन रीजन में नहीं जा पाते। जो पहले सैचुरेशन में चला जाएगा दूसरे को क्या कर देगा, कट ऑफ रीजन में भेज देता है। और फिर जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा फिर वो हमारे पास सैचुरेशन में चला जाएगा, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। आप वर्किंग प्रोसेस देखें। सिंस Q1 इज़ द सैचुरेशन, तो हमने मान के चल रहे हैं कि जब Q1 सैचुरेशन रीजन में है, वूल ऑफ VCC ड्रॉप अक्रॉस RL1, तो VCC ड्रॉप होगी, हैंस द VC1 इज इक्वल टू 0। आपको बार बार चित्र दिखाना, देखो ये जो VC1 है वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू 0 मिलेगी, कहाँ पर, A पर। ठीक है, तो ये VCC कितना हो जाएगा, 0। एंड द एट पॉइंट 8 एट 0 एंड ग्राउंड पोटेंशियल, तो A पर क्या मिलेगा, 0। जैसे A पर 0 मिलेगा वो Q2 को फीडबैक देगा और Q2 क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन में। इट इज़ कंडक्ट नो करंट, देयर इज़ नो ड्रॉप अक्रॉस RL2, हैंस द पॉइंट B एट द VCC, तो B पर क्या हो जाएगा, VCC हो जाएगा। सिंस A इज़ ऑफ या 0 पोटेंशियल देन C2 स्टार्ट द चार्जिंग, तो C2 चार्जिंग होना शुरू कर देगा और R2 टुवार्ड्स VCC, इसके थ्रू R2 के करस्पॉन्डिंग ये चार्ज होगा जब यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। ठीक है, वैन वोल्टेज अक्रॉस C2 राइज सफिशेंटली, जब हमारे पास C2 के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगी मोर देन लगभग 0.7 वोल्टेज, ये हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज है, इससे ज़्यादा जाते ही वो क्या हो जाता है, फुल चार्ज हो जाएगा, यानी कि ये चार्ज लिमिट होती है इस तरह से कैपेसिटर की। इट बाइस Q2 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट द स्टार्ट कंडक्टिंग एंड इज सून ड्राइव टू सैचुरेशन, तो जैसे ये चार्ज होता है तो Q2 को क्या कर देगा, सैचुरेशन रीजन में भेज देगा या शुरू हो जाएगा। सो VC2 डिक्रीज एंड बिकेम ऑलमोस्ट 0, तो अब की बार जैसे ये सैचुरेशन में जाएगा, VCC 0 होना शुरू कर देगा, और 0 होगा तो यहाँ पर B पर फिर 0 मिलेगा, फिर इसके संगत ये चार्ज होगा, चार्ज होने के पर ये 1 पहुँचाएगा, फिर ये ऑन ये ऑफ, इस तरह चलेगा। एक बार और है थोड़ा सा, तो गेट सैचुरेटेड देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B डिक्रीज VCC and almost 0. The potential decrease negative swing and applied to the Q1 through the C1 corresponding Q1 is pulled out the saturation and soon drive to cut off. तो वो सेम प्रोसेस रहेगी कि B डिक्रीज होगा तो ये 0 पहुँचेगा, जैसे 0 पहुँचेगा द पोटेंशियल डिक्रीज होगा और अप्लाइड जो Q1 पर पहुँचाएगा, Q1 क्या रहेगा, सैचुरेशन में, और सैचुरेशन होते ही वो Q1 जो है उसको 0 प्रोवाइड करवाएगा। 0 प्रोवाइड करवाते ही आपके पास 0 प्रोवाइड करते ही जो Q1 है वो क्या चला जाएगा, कट ऑफ में। सिंस नाउ इनपुट B इज़ 0 देन C1 स्टार्ट चार्जिंग, C1 फिर चार्जिंग होगा R1 के थ्रू, और वो टारगेट वोल्टेज VCC कहाँ तक होगा, VCC तक चार्ज होगा। वैन वोल्टेज ऑफ C1 इंक्रीज सफिशेंटली Q1 बिकम्स फॉरवर्ड बाइस एंड द स्टार्ट कंडक्टिंग, और ये कंडक्टिंग होना चाहिए। इन दिस वे द वूल सर्किट इज रिपीटेड एंड ऑक्सीलेटर, इसलिए हम इसको ऑक्सीलेटर या मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। जब एक बार होता है तो उसको ऑक्सीलेटर बोल रहे हैं, बार बार होता है उसको मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, आप मेरे को आप यूट्यूब पे ही कमेंट कर सकते हैं, वहीं पर ही मैं पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट कर देना।